अब तो बहुत दिन हो गए ना इन फोटो को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर छाए हुए, फिर भी कहां कोई सुन रहा है इनकी बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ गलत मांग रहे हों या किसी और के कहने पर अपने बच्चों को चिता पर लेकर लेटे हों। और ये सरकार लगभग 44,000 करोड़ रुपए लगाकर मध्य प्रदेश के पन्ना में आखिर कर क्या रही है और उससे इन लोगों को आखिर दिक्कत क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं आसान भाषा में। 1970-80 के दशक में जब देश के कई हिस्से बाढ़ और सूखा जैसी विपरीत प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था, तब संसद में एक एक्सपर्ट टीम बैठी थी और इस बात का पता लगा रही थी कि आखिर इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए, क्योंकि कहीं लोग बाढ़ से मर रहे हैं तो कहीं किसान सूखा की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में बुंदेलखंड जैसे इलाके जहां के किसान केवल बारिश, कुआं, तालाब और पोखरों पर डिपेंडेंट है, वहां तो अगर एक सीजन भी सूखा हुआ तो ना ही किसान अनाज उगा पाते थे और ना ही पीने के पानी का वाटर लेवल सामान्य रह पाता था। मतलब एक सूखा लाखों बुंदेलखंड वासियों पर कहर साबित होता था। तब ऐसे में उस एक्सपर्ट कमेटी ने एक चीज समझी कि हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सभी देश की छोटी छोटी नदियों का पानी अपने में मिलाकर कहीं इस तरफ समुद्र में गिर जाती हैं तो कहीं इस तरफ समुद्र में गिर रही हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियां यहां बंगाल की खाड़ी में हर पल करोड़ों लीटर पानी वेस्ट कर रही हैं, और दूसरा नर्मदा और ताप्ती जैसी बड़ी नदियां इस तरफ खंभात की खाड़ी में हर पल लाखों लीटर पानी वेस्ट कर रही हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नदियां केवल बारिश के मौसम में ही इतना सारा पानी लेके जाती हैं, बल्कि साल के 365 दिन लाखों लीटर पानी ये नदियां समुद्र में मिलाती हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने एक तरकीब निकाली कि अगर हम इन नदियों का पानी समुद्र में पहुंचने से पहले ही सही तरीके से उपयोग कर ले तो पानी वेस्ट भी नहीं होगा, और ऐसी छोटी नदियां जो बारिश के बाद सूख जाती हैं उनमें हमेशा पानी भी बना रहेगा। अब एक सवाल कि ये नदियां जोड़ेंगे कैसे? तो बड़ी बड़ी नहरों और डैम्स के माध्यम से इन नदियों को आपस में कनेक्ट करने का, नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया तो जो मेन नदी है उससे तो पानी का सदुपयोग हो ही रहा है, फिर इसके बाद जो कनेक्टिंग नहर बनेगी ना, उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से किसान और अन्य लोग कर पाएंगे, और ढेर सारे बांध बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने में, ड्रिंकिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद जब हम बड़ी नदी से नहर के थ्रू पानी छोटी छोटी उन नदियों में ले आएंगे जो बारिश के बाद सूख जाती हैं, तो उन नदियों में भी पानी की आपूर्ति पर्याप्त रहेगी और वो भी कई किसानों का जीवन खुशहाल बना पाएंगी। और इस प्रकार से इस पहले क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के लिए देश की दो नदियों को चुना गया, एक मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलने वाली केन नदी को और दूसरा बेतवा नदी। फिर NWDA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनली 15 अगस्त 1980 को भारत सरकार के मिशन भागीरथी के तहत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसका बजट उस समय 9,000 करोड़ रुपए रखा गया। फिर कुछ सालों के बाद पूरे देश में इमरजेंसी लग गई और सरकारें ठीक से काम ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट चला गया ठंडे बस्ते में। फिर 1990-92 के बाद जब राजनीतिक हलचल कम हुई, तब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच इस प्रोजेक्ट की फाइलें साझा होने लगी, और असली चुनौती तब निकल के आई कि बंटवारा कैसे होगा। अब बंटवारा इसलिए क्योंकि ये दोनों नदियां निकलती तो मध्य प्रदेश से हैं। केन नदी निकलती है कटनी जिले से और बेतवा नदी निकलती है रायसेन जिले से, लेकिन ये दोनों नदियां बहकर यूपी में जाती हैं और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों की सरकारें ये पहले तय कर लेना चाह रही थीं कि कौन कितना पानी यूज करेगा। 1990 से 95 के बीच केन नदी के इस सरप्लस पानी को लेकर कई सारी कानूनी बहसें चली और कई डेटा सामने आए। कुछ डेटा बताते हैं कि केन नदी में मानसून के दौरान इतना ज्यादा पानी होता है कि आसपास के इलाके बर्बाद हो जाते हैं, और ठीक उसी वक्त बेतवा के आसपास के किसान और आम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं। देखिए कैसी प्राकृतिक विडंबना है, कहीं लोग बाढ़ से परेशान हैं तो कहीं लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। ऐसी विचित्र समस्याओं से ही तो लड़ने के लिए इस विशाल नदी जोड़ो प्रोजेक्ट को लाया गया था। फिर आया साल 2005, 25 अगस्त 2005 को यूपी गवर्नमेंट और एमपी सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया, जिसमें तय कर दिया गया कि 1074 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केन नदी से बेतवा की ओर डाइवर्ट किया जाएगा नहर के थ्रू। और ये केवल पानी का ट्रांसफर नहीं था, बल्कि 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की किस्मत का ट्रांसफर था। सब कुछ ठीक रहा, MOU साइन हो गया, लेकिन समय ने अपना जलवा यहां भी दिखाया। 1980 में जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए लगने थे, 2005 में जब MOU साइन हुआ तब इसका बजट बढ़ाकर 44,000 करोड़ करना पड़ा।
और केंद्र सरकार तो इसमें इन्वॉल्व थी ही, इसलिए ये पूरा समझौता त्रिपक्षीय हो गया। और जो 44,000 करोड़ लगने थे ना, उनमें से 90% पैसा देगी केंद्र सरकार, 5% पैसा देगी उत्तर प्रदेश सरकार और 5% पैसा देगी मध्य प्रदेश की सरकार। सब कुछ तय हो गया, लेकिन सरकारें बदली तो सारी गणित फिर से फेल हो गई। कहीं एनजीटी टांग अड़ाने लगी तो कहीं वन्य जीव संरक्षण वाले अपने अपने मुद्दे लेकर सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ टाइगर रिजर्व है, बाघों का क्या होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि गरीब आदिवासी लोग रहते हैं, इनको कहां आप विस्थापित करेंगे, और मामला फिर से लटक गया। फिर शुरुआत करते हैं साल 2021 से, जब मोदी सरकार ने एक बार फिर से एक्टिव रूप से इस परियोजना को गति दी। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खजुराहो से इस परियोजना की शुरुआत की। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है और अब 2026 में 44,605 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को 8 से 9 साल में पूरा करना है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट इतना बड़े बजट का है, इसमें क्या क्या चीजें होनी है। आप ये तो समझ गए हैं ना कि केन नदी का सरप्लस पानी, मतलब ज्यादा पानी नहर के थ्रू बेतवा नदी में ले जाना है। तो क्या होगा, बेतवा नदी जो सूखी रहती थी उसमें भी पानी हो जाएगा, और जो नहर बनेगी, इस नहर के आसपास के किसान भी आसानी से खेती कर पाएंगे। और कई सारे छोटे बड़े डैम बनाए जाएंगे जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट लगा के बिजली बनेगी। कहीं मछली पालन होगा, कहीं पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, तो कहीं ड्रिंकिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो केन नदी में पन्ना के पास 77 मीटर ऊंचा दौधन डैम बनाया जाएगा, जिससे एक नहर निकलेगी जिसकी लंबाई होगी 221 किलोमीटर। इसमें 2 किलोमीटर की टनल भी शामिल होगी। सरकार कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई आसानी से मिलने लगेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा लगभग 8 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर। इसके साथ ही 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद आसानी से मिलने लगेगा। ये जो दौधन बांध बनाया जा रहा है ना, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट भी लगेंगे, जिससे 103 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाएगी, और अलग अलग जगहों पर सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 27 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाएगी। और इस तरीके से कोर बुंदेलखंड का इलाका जैसे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे 13 जिले लाभान्वित हो पाएंगे। आप भी एक बार सोच के देखो ना कि फसल बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, भुखमरी कम होगी, पीने का पानी आसानी से मिलने लगेगा, और इस तरीके से बुंदेलखंड पूरी तरह से बदल जाएगा। और चूंकि ये हमारे देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, अगर ये सफल हो गई तो हमारे पास ऐसी 15 और प्रोजेक्ट हैं जिन पर भारत सरकार काम करेगी, और जो पानी समुद्र में नदियां ले जाकर वेस्ट कर देती हैं उनका सदुपयोग हो सकेगा। अब बात करते हैं कि ये जो 44,605 करोड़ रुपए है ना, इनमें केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बस नहीं जुड़ी है, इनमें जुड़ा है ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व बीच में आएगा, इसमें जो पेड़ काटे जाएंगे ना, उनका पुनरारोपण कहीं और किया जाएगा, इसकी कॉस्ट भी जुड़ी है। इस पूरे बड़े प्रोजेक्ट में जिन जिन किसानों की जमीन खरीदी जाएगी उन्हें कंपनसेशन राशि भी मिलेगी, और जिन लोगों का घर इस दौधन डैम वाले एरिया में आएगा उन्हें एक अच्छे पैकेज, अच्छे अमाउंट के साथ कहीं और विस्थापित कराया जाएगा। ऐसा सरकार कह रही है कि हम इतने सारे पैसों से ये सारे काम करेंगे। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि ये जो माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सांकेतिक चिता पर लेटी हैं, सांकेतिक फांसी पर लटकी हैं, जल सत्याग्रह कर रही हैं, ये लोग आखिर क्या मांग रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, आइए देखते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे 24 गांव डूब जाएंगे, 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित किए जाएंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर जंगल और 98 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ लगभग 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर डूब रहे हैं, हमारा जंगल कट रहा है, हमारे बाघ, गिद्ध, घड़ियाल ये सब कहां जाएंगे। आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटकर कह रही हैं कि ये विस्थापन मौत से भी ज्यादा बदतर है। अगर ये नहीं मिला मुआवजा तो क्या करोगे? अपन भीख मांगे खाएंगे, क्या करेंगे? घर में 4 पैसे हैं खर्चा चलाने के लिए। अब कहाँ है साहब? सरकार ने 12.5 लाख रुपए का एक पैकेज बनाया है जो हर परिवार को मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम इस छोटे से पैकेज का आखिर करेंगे क्या। 12.5 लाख आपको मिला। हाँ, आप ये चाहते हैं कि 4 गुना मिलना चाहिए। मिलना चाहिए हमको 4 गुना। और हमारा गांव है जितना जो जा रहा है ना, इनको गांव के बदले गांव भी चाहिए। जब हमारी जमीन ही छिन जाएगी, क्या हम अपनी जमीन, अपना जंगल, अपनी पहचान इन 12.5 लाख रुपयों से खरीद सकते हैं? 12 लाख में क्या घर बनाएंगे? आज कहीं भी प्लाट लेने जाओ तो 8 लाख से कम का नहीं मिलता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, मुआवजा अभी किसी को नहीं मिला है, जहां विस्थापन होना है, पुनर्विस्थापन, वहां की जमीन अभी तय नहीं की गई है, और पेड़ काटना, लोगों के घर गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। बस यही कारण है कि ये लोग अपने अपने बच्चों को लेके
कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, कभी सड़क पर आ रहे हैं, कभी जल सत्याग्रह, कभी मिट्टी सत्याग्रह, कभी चिता पर लेटकर तो कभी फांसी लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक बात भी है, गुस्सा तो आता ही होगा ना। सरकार केवल विकास की बात कर रही है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनके दिल की बात आखिर कौन सुन रहा है? ये आदिवासी लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की सूखा समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि एक नए प्रकार की बड़ी समस्या को जन्म देगा। कुल मिलाकर इन लोगों की इतनी सी मांग है कि पहले पूरा सर्वे ठीक से करो, फिर जिन लोगों का पुनर्विस्थापन होना है उन्हें ठीक तरीके से जमीन और घर देकर विस्थापित कराओ, सभी लोगों को पूरा मुआवजा एक उचित दाम देकर कंप्लीट करिए। जितने पेड़ काटे जाएं उससे ज्यादा पेड़ कहीं और लगाए जाएं, और ये जो टाइगर रिजर्व है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके जो जीव वन्य जीव प्रभावित होंगे इनका भी ठीक तरीके से ख्याल रखने का पूरा प्लान पहले ही तैयार किया जाए। इतनी मांग है इन लोगों की। आपने समझ लिया कि ये केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या, किन किन राज्यों के बीच है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, ये जो आंदोलन चल रहा है तो इनकी मांग क्या है। अपन ने पूरी बातें आसान तरीके से समझ ली हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। देखो, मेरा मानना तो यह है कि सरकार को चाहिए कि जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी ठीक से बात सुनने के लिए एक अच्छे लोगों की कमेटी गठित हो। वो लोग घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उनके दिल की बात सुने, उनके मन की बात जाने, और फिर एक सामूहिक समाधान निकाला जाए कि कितने पैसे इनको दिए जा सकते हैं, कहां इन्हें विस्थापित किया जा सकता है। ये सब कुछ सही तरीके से एक्टिव फॉर्मेट में करके पहले ये सब कर दिया जाए। फिर इसके बाद ये जो इतनी बड़ी परियोजना है जो बहुत लाभदायक है, सच में बहुत लाभदायक है, ये पूरी होगी। फिर 15 और बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिनसे पूरा भारत नदी जोड़ो परियोजना के तहत कृषि के क्षेत्र में और उन्नत और विकसित हो सकेगा। और आंदोलनकारियों को भी चाहिए कि जो जायज मांग है वो अपनी पूरी कराएं और इस विशाल प्रोजेक्ट को बनने में सहायता करें। लास्ट में, पानी सबका हक है, विकास सबका हक है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा हक है। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या पहले इन आदिवासी लोगों की मांग पूरी कर देना चाहिए? और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताओ। और ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।